अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। खौफनाक कहानियों की आज के एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ड्रावनी कहानी लेकर आई हूँ। आज की खौफनाक कहानी ज़ीशान शेयर कर रहे हैं। ज़ीशान कहते हैं कि आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 10 साल पहले की बात है। हम लोग गांव में रहते थे। भेरा से आगे हम लोगों का गांव था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं और मेरा दोस्त हम लोग अपने डेरे पर ही थे। तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम लोग आज अपने डेरे से आगे देख कर आएंगे कि हम लोगों के गांव की हदूद कहाँ तक है। हम लोग अक्सर बातें करते थे कि हम लोगों का गांव बहुत ज़्यादा बड़ा है, हम लोगों के गांव की काफ़ी आबादी थी, लेकिन कभी भी हम लोगों ने अपने गांव को मुकम्मल नहीं देखा था कि इसका कहाँ तक इसकी आखिरी हद है। हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि आज हम लोग ज़रूर जाएंगे। हम दोनों दोस्त अपना अपना साइकिल लिए तकरीबन हम लोग ज़ोहर की नमाज के बाद, सर्दियों का मौसम था, हम लोग अपने डेरे से निकले। हम लोग अपनी गांव की आबादी से काफ़ी दूर निकल आए। हम लोग डेरे वाली साइड से जा रहे थे और उस तरफ आबादी नहीं थी। काफ़ी आगे हम लोग जाते गए यहाँ तक कि वहाँ पर एक ऐसा इलाका शुरू हो गया जो बिल्कुल गैर आबाद था, वीरान था। हमें एकदम से गधे के बोलने की आवाज़ आने लगी। गधा ऐसे हाँक रहा था जिस तरह से अक्सर गधे अगर उनके ऊपर कुछ ज़्यादा वज़न रख दिया जाए या उनको मारा जाए तो वो हाँकते हैं। तो मेरा दोस्त कहता कि यार हम लोग तो बिल्कुल गांव की बैरूनी हदूद पर आ गए हैं, यानी अभी तो शायद यहाँ पर हमारा गांव ख़त्म हो जाता। तो यहाँ पर गधे के बोलने की आवाज़ आ रही है, लगता है हम लोग किसी नए गाँव में दाखिल हो चुके हैं। मैंने उसे ये कहा कि यहाँ पर कैसे कोई आबादी हो सकती है, तो खुद देखो ये दूर दूर तक वीराने फैले हुए हैं, आबादी का तो नामो निशान नहीं है और कोई बंदा ना बंदे की ज़ात हमें यहाँ पर कहीं भी नजर आई है, तो भला कैसे आबादी हो सकती है। तभी हम लोग क्या देखते हैं, उन्हीं झाड़ियों में से वो जो दरख्त के हिस्से थे वहाँ से एक आदमी अजीबो गरीब हुलिये का, उसके बाल कंधों तक उसके बाल थे खुले हुए, काफ़ी लंबा उसका कद था। अजीबो गरीब ही उसका हुलिया हमें लग रहा था, गाँव का लिबास भी नहीं लग रहा था। उसने जैसे ग्रे ब्राउन से कपड़े पहने हुए थे और काले रंग का उसका गधा था। वो अपने गधे को लिए एकदम से दरख्तों के दरमियान में से निकला। गधा अभी भी मुसलसल हाँक रहा था। ना तो उसने गधे को कोई लगाम डाली हुई थी और ना ही उसके हाथ में कोई छड़ी थी। सिर्फ उसने गधे के ऊपर अपना एक हाथ रखा हुआ था और गधा शोर मचाता मचाता उसी रास्ते पर उसके साथ जा रहा था। हम लोग पीछे खड़े देख रहे थे। मैंने अपने दोस्त से ये कहा कि देखो ये आदमी भला कहाँ से निकला और किधर जा रहा है, शायद इसके आगे भी कोई गांव शुरू हो गया है। मुझे लगता है हम लोगों के गांव की आबादी यहीं तक थी। उसने कहा कि चलो ज़रा आगे चल के देखते हैं। हम लोग आगे जाने लगे। वो सड़क काफ़ी ज़्यादा तवील थी। आगे चलते चलते उसके ऊपर बहुत ज़्यादा घने दरख्त शुरू हो गए और दिन के वक्त भी शाम का मंजर पेश करने लग गए। वो सड़क पूरी तरह से दरख्तों से घिरी हुई थी, जैसे पूरी दरख्तों की छांव बनी हो, और वो चुपचाप वो चलता जा रहा था और गधा मुसलसल हाँकता जा रहा था। गधे का शोर सुन सुनकर हम लोग भी परेशान हो चुके थे। हम लोगों ने अपनी आंखों से ये मंजर देखा कि जैसे उस आदमी ने उस गधे के ऊपर से हाथ उठाया, गधा चुप कर गया। इसके बाद गधे की आवाज़ नहीं आई। अब वो अपना गधा लिए उसी सड़क पर चलता जा रहा था। चलते चलते उसने जाकर दाएं तरफ वो मुड़ गया। हम लोगों ने साइकिल थोड़े तेज़ कर लिए। हमें हैरानगी थी कि उस आदमी को हमारा पता ही नहीं चला, क्योंकि हम लोग उसके काफ़ी फासले पर थे। वो पैदल था और हम साइकिल पर थे। हम लोग भी दाएं तरफ मुड़ गए। आगे जब गए तो बहुत ज़्यादा अंधेरा शुरू हो गया। अभी तो शाम ढली भी नहीं थी, शायद अभी तो असर भी नहीं हुई थी। फिर इतना अंधेरा कैसे महसूस हो रहा था। वो जंगल का या उस वीराने का वो वाला हिस्सा था जहाँ पर शायद पूरी तरह से सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच रही थी। ऐसे लग रहा था काले बादल छा गए हैं और बिल्कुल अंधेरा सा और शाम सी महसूस होने लगी।
میں تھوڑا سا ڈر گیا۔ تو میرے دوست نے کہا کچھ نہیں، تھوڑا آگے چل کے دیکھتے ہیں، یہ گھنے درخت بہت زیادہ گھنے ہیں اس لیے ہمیں ایسے چھاؤں محسوس ہو رہی ہے۔ ہم لوگ تھوڑے آگے گئے تو آگے ایسا محسوس ہونے لگ گیا جیسے بہت سے لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں، باقاعدہ جس طرح سے چہل پہل ہوتی ہے اور بولنے کی آوازیں ہوتی ہیں۔ وہاں پر پھر سے اس گدھے کے بولنے کی آواز آئی۔ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ہم صحیح سائڈ پر جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے آگے ہم لوگوں نے دیکھا ایک بہت بڑا لیفٹ سائڈ پر کوئی قبرستان بھی تھا، عجیب و غریب قبرستان تھا۔ وہ قبریں بہت زیادہ قدیم اور پرانی لگ رہی تھیں۔ دیکھنے میں وہ قبرستان کوئی کرسچن کمیونٹی کا لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے یہاں پر عیسائیوں کی بستی ہے جس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ ہم لوگ تھوڑے اور آگے گئے تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے۔ وہ گھر ایسے تھے جس طرح سے جھونپڑی اور کٹیاں نما گھر ہوتے ہیں، جو کچے مٹی کے تھے۔ کچھ جھونپڑیاں کچی مٹی کی تھی اور کچھ ایسی تھی جن کے اوپر سوکھی گھاس دی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں نے پہلی بار یہ جگہ دیکھی تھی، ایک پرسرار سا گاؤں۔ ہم نے اس آدمی کو دیکھا، اس آدمی نے اپنے گدھے کو ایک درخت کے ساتھ کھڑا کر دیا، باندھا بھی نہیں۔ گدھا اس درخت کے پاس کھڑا، اس درخت کے اوپر دیکھ کر 2 سے 3 بار ہانکا بھی اور چپ کر کے سر نیچے کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ آدمی جو تھا اس پرانی سی کٹیا کے آگے جا کر بیٹھ گیا۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر رہے تھے۔ ہم لوگ یہ سارا منظر دور کھڑے دیکھ رہے تھے، سائیکل تو ہم پیچھے کھڑی کر آئے تھے۔ ہم لوگ ڈر گئے تھے کہیں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تبھی ایک دم سے ہمیں کووں کے بولنے کی آواز آئی۔ ایسا لگا کہ بہت زیادہ کوے ہیں درختوں کے اوپر۔ تو کوئی عجیب و غریب ہی جگہ لگ رہی تھی۔ میں بھی ڈر گیا اور میرا دوست بھی۔ ہم نے یہ کہا کہ چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ ابھی وہاں سے جانے ہی لگے تھے، ایک دم سے ہمیں محسوس ہوا جیسے اس آدمی کو ہمارا پتہ چل گیا ہے۔ اس آدمی نے بہت زیادہ خوفناک آواز میں ہمیں پکارا، میرا بھی نام لیا اور میرے دوست عمران کا بھی نام لیا۔ جب اس نے ہم دونوں کا نام لیا ہم لوگوں کی تو ٹانگیں کانپنے لگی کہ اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ میرا نام ذیشان اور تمہارا نام عمران ہے، اور اس نے کیسے ہمیں دیکھ لیا۔ ہم لوگ وہاں سے پیچھے ہٹنے لگے۔ جیسے ہم لوگ پیچھے پلٹے تو وہ آدمی ہم لوگوں کے پیچھے کھڑا تھا۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے۔ ابھی ہم لوگ اس کو سامنے اپنے سے کافی دور اس پرانی بوسیدہ سی جھوپڑی کے آگے بیٹھا دیکھ رہے تھے، اور پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ ہمارے پیچھے کھڑا تھا۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے، ہم لوگوں کی چیخیں نکلی۔ ہم لوگ اندر درختوں کی طرف بھاگے۔ باقاعدہ محسوس ہوا کہ وہ ہم لوگوں کی طرف بھی آیا ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے اللہ اکبر کہا، ایک دم سے جیسے وہ غائب ہو گیا۔ بہت زیادہ کوے شور مچا رہے تھے، اتنا شور مچا رہے تھے کہ جیسے عجیب و غریب سی یہ دنیا ہے یا کوئی جگہ ہے۔ ایسے لگ رہا تھا ہم لوگوں کے سر کے اوپر سینکڑوں کی تعداد میں کالے کوے ہیں اور وہ آوازیں نکال رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے تو بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے ہم لوگ اس قبرستان میں پہنچ گئے، اور اس قبرستان سے ہوتے ہوئے ہم لوگ سڑک کے اوپر آئے۔ وہ قبرستان بہت ہی پرانا تھا۔ اس قبرستان کی 2 سے 3 قبروں کے اوپر ہم نے کسی کو بیٹھے بھی دیکھا۔ ان کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے اور وہ سب بہت زیادہ خوفناک تھے۔ ہم لوگوں نے جلدی سے اپنی سائیکلیں لیں اور بڑی تیزی سے واپس اس راستے پر جس طرف سے ہم لوگ آئے تھے ہم لوگوں نے سائیکل دوڑانے شروع کر دیے۔ ہم لوگوں کو باقاعدہ اپنے پیچھے وہ ہوا میں اڑتے کوے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ کافی دور تک ہمارا پیچھا کرتے رہے۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ جیسے ہی ہم لوگ اپنی اسی سڑک پر پہنچے تو موسم بالکل نارمل تھا، ابھی شام نہیں ہوئی تھی، عصر تک کا ٹائم یا عصر کی اذان ہو چکی تھی۔ ہم لوگ جیسے کیسے اپنے گاؤں پہنچے، سیدھا مسجد میں گئے۔ مسجد میں جا کر ہم لوگوں نے وضو کیا۔ وضو کر کے ہم لوگوں نے اللہ کے حضور دعا مانگی کہ ہماری حفاظت کر، کیونکہ ہم لوگ بہت ڈر گئے تھے۔ اس کے بعد ہم لوگ واپس اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ گھر پہنچے تو میری بھی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور میرے دوست کی بھی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی۔ ہم لوگوں کو بہت سا بخار ہو گیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو ڈرتے ڈرتے ساری بات بتا دی۔ میرے دادا جی جو تھے وہ ایک بزرگ کو جانتے تھے۔ دادا جی کو جب ساری بات میں نے بتائی تو ان کا آگے سے یہ کہنا تھا کہ جس جگہ پر یہ لوگ گئے تھے وہ انسانوں کی جگہ نہیں تھی، وہ جنات تھے۔ جنات اسی طرح سے کبھی کبھار اپنی آبادیاں بھی ظاہر کروا دیتے ہیں، ورنہ بظاہر آنکھ سے دیکھنے والے جو ویرانے ہوتے ہیں وہ ویرانے صرف ہم لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ وہاں پر پوری پوری بستیاں ہوتی ہیں جنات کی،
तभी तो उन वीरानों में जाने से अक्सर इंसान बीमार हो जाते हैं, और जब आबादियाँ बढ़ती हैं, उन वीरानों में घर बनते हैं, तो वो घर आसेब ज़दा हो जाते हैं। ये लोग जिन्नात की बस्ती या जिन्नात के गांव से होकर आ रहे हैं। सो वो इसको और इसके दोस्त को उन बुजुर्गों के पास लेकर जाना होगा। रात भर मैं डरता रहा। रात भर मुझे डरावने ख्वाब आते रहे। जब भी मेरी आंख लगती थी, मुझे वही जगह नजर आती थी और वही खौफनाक चेहरे वाला मर्द नजर आता था जिसकी आंखों से शोले निकल रहे थे, और ऐसे लगता था जैसे उसकी शक्ल के बेशुमार लोग वहां पर मौजूद हैं और उनके मुंह से भी आग निकल रही है। मैं बहुत डर गया। मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी। मुझे बार बार ऐसा लगता था जैसे हम लोगों के दरवाजे पर दस्तक हो रही है और वो बाहर आ गया है। मैं बार बार शोर मचाता था कि दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है, जबकि कोई भी नहीं होता था, लेकिन मेरे कानों में ऐसी आवाज़ आती थी जैसे ज़ोर ज़ोर से कोई दरवाज़ा तोड़ देगा। फजर हो गई। फजर की नमाज़ पढ़कर मेरे दादाजी और अब्बू जी वापस आए तो उन्होंने मौलवी साहब से बात की। तो मौलवी साहब ने उनको कुरान पाक की एक सूरत बताई। वो लोग जब घर आए, उन्होंने वो पानी दम करके मुझे दिया, तो कुछ टाइम में सुकून के लिए सोया। सुबह 8 बजे मेरे दादाजी और अब्बू मुझे लेकर उन बुजुर्गों के पास गए और रास्ते से मेरे दोस्त को भी लिया। उसकी भी रात भर यही हालत थी। उसके ऊपर तो रात को दौरे की कंडीशन भी हुई थी। उसके घर वालों का ये कहना था कि इसके हाथ पांव टेढ़े हो गए थे और आंखें ऐसी ऊपर चढ़ गई थी जैसे ब्लैक आई बॉल गायब हो जाता है। उसकी अम्मी भी बहुत रो रही थी। जब हमें वहां पर लेकर गए, उन बुजुर्ग के आस्थाने पर बहुत से लोग बैठे हुए थे। एक बहुत बड़ा दरख्त था। उस दरख्त के नीचे वो बुजुर्ग चारपाई पर बैठे थे और उनके आसपास बहुत से लोग थे। जैसे उन्होंने हम दोनों को दम किया, हम लोगों की तो हालतें ही ख़राब हो गई। आंखों में जैसे जलन शुरू हो गई और आंखों से पानी बहने लग गया और ऐसे लग रहा था कि हमें बहुत सख्त थकावट और बुखार है। उन्होंने फिर हमें पानी दम करके पिलाया और हम लोगों से सारी बातचीत की। हम लोगों ने उन्हें सारी बात बताई। कुछ देर वो पढ़ाई करते रहे। 15 मिनट के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो उनका ये कहना था कि वो जिन्नात का गांव है, उस कदीम पुराने कब्रिस्तान के आगे वो जिन्नात का पूरा इलाका और गांव है। उनको वहाँ पर किसी बहुत बड़े बुजुर्ग ने वो जगह दे दी थी क्योंकि वो पहले इंसानों को नुकसान देते थे। फिर बाकायदा मुआहदा तय पाया गया था कि उन वीरानों की तरफ ना तो कोई जाएगा और ना ही कोई आएगा। पहले उस तरफ भी एक गांव आबाद था जिनका वो कब्रिस्तान था। उस बस्ती को वहाँ से गए बहुत अरसा हो गया और फिर वहाँ पर जिन्नात का गांव आबाद हो गया और हम लोगों ने इसको खोज निकाला और वहाँ पर पहुँच गए। फिर बाकायदा जिस तरह से वो मखलूक हासिल हुई, उन्होंने बाकायदा उससे बातचीत की। उसकी आवाज़ हमें नहीं आ रही थी लेकिन इनकी आवाज़ हम सुन सकते थे और ये उनको यही कह रहे थे कि दोबारा कोई भी इंसान उस तरफ नहीं आएगा, तुम इंसानों को कोई नुकसान मत पहुंचाना। वो बहुत सा गुस्से में था। उस जिन का ये कहना था अगर दोबारा गलती से भी ये सिर्फ उस दरख्तों वाली सड़क पर भी आ गए तो इनकी गर्दन तोड़ दूंगा और ना ही इनको और इनके पूरे ख़ानदान को जिंदा छोड़ूंगा। फिर उन बुजुर्ग ने हमें साफ लफ्ज़ों में कह दिया और वहाँ पर गांव के और लोग भी मौजूद थे, उनको भी ये बात कह दी गई कि दोबारा कभी भी उस वीराने या उस हिस्से की तरफ मत जाना। फिर दोबारा कभी भी ज़िंदगी में हम लोग उस साइड पर नहीं गए। लेकिन वो दिन हम लोग कभी भी नहीं भूल सकते। पूरे गांव में ये बात फैल गई, यहाँ तक कि हम लोगों के आसपास के गांव में भी बहुत से लोग हम लोगों से मिलने भी आते थे और पूछने भी आते थे। हमने काफ़ी लोगों को उस गांव के बारे में भी बताया जो जिन्नात का गांव था। उसके बाद हम लोगों के साथ ये माजरा होने लगा कि हम लोगों के डेरे के ऊपर सुबह से रात तक एक कौवा बैठा रहता था। वो कौवा नॉर्मल कौवों से साइज में बड़ा होता था और उसकी आंखें सुर्ख होती थी। फिर मेरे दादाजी ने कहा कि ये कोई आम जानवर, आम परिंदा कौवा नहीं है, ये जिन है जो कौवे के रूप में आता है। इसको ना तो यहाँ से मारकर भगाना और ना ही इसको छेड़ना, ही जहाँ बैठता है बैठा रहने दो। अक्सर वो आकर हम लोगों के डेरे पर दरख्त के ऊपर ऐसी जगह पर बैठता था जहाँ से दिखाई दे। फिर हम लोगों ने शाम होते ही अपने डेरे के ऊपर आग जलाना शुरू कर दी। तो जब हम लोग अपने डेरे के ऊपर आग जलाते थे वो इस तरह से गायब हो जाता था जैसे कभी वहाँ पर था ही नहीं। ना तो वो कहीं उड़ कर जाता था और ना ही वो बोलता था। वो चुपचाप आकर एक जगह पर बैठ जाया करता था और हम लोगों को पता चल जाया करता था कि ये कोई नॉर्मल परिंदा नहीं बल्कि जिन कौवा है जो उसी जिन्नात के गांव से आता था कि दोबारा हम लोग उस तरफ जाते हैं या नहीं। लेकिन हम लोग दोबारा कभी भी उस तरफ नहीं गए। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। उन वीरानों से आगे जिन्नात का पूरा गांव था जो हमने अपनी आंखों से देखा।
یہ ایک سٹوری تھی ہم لوگوں کی زندگی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ذیشان آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز اردو پر بھی میں سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں, اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.